हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कार्य के बारे में विस्तृत रूप से जाना था। अब इसी के रूप में हम कुछ अन्य स्थितियाँ हैं जिसमें भी हम जानते हैं कि भाई कार्य के लिए कौन कौन सी अन्य स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, अब हम उसके बाद में देखते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई विस्थापन और बल की दिशा में। अब यहाँ विस्थापन का अर्थ क्या है, यहाँ विस्थापन S का अर्थ है। ठीक है, यहाँ विस्थापन का यदि हम अर्थ देखें कि ये विस्थापन वह विस्थापन है कि जब तक कि बल वस्तु पर संपर्क में है, तो ये विस्थापन उसी स्थिति को डिनोट कर रहा है कि जब वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं, यानी बल के संपर्क में क्या है, वस्तु है, उसी स्थिति में ये विस्थापन है वो कार्य करता है। क्योंकि बल के वस्तु से अलग हो जाने पर वह कार्य नहीं करता, भले ही वह गतिशील है। यदि वस्तु के ऊपर बल नहीं लगता है, इसका मतलब वस्तु चाहे गतिशील हो और गतिशील होने के दौरान ये विस्थापन कार्य करता है, और यदि गतिशील है और उस वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो हम बोल सकते हैं उस वस्तु में विस्थापन जो होगा वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये स्थिति भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे आप किसी गाड़ी को धरातल के समांतर और क्षैतिज समांतर खींचे तो वह उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, उसको धरातल या नत तल पे यदि उसको छोड़ा जाए तो वह उसी दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। अब उस स्थिति में विस्थापन 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बल बिल्कुल नहीं लग रहा, बल शून्य है। तो बल शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होता है, चाहे भले विस्थापन क्यों न है उपस्थित हो। तो ये स्थिति भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये किया गया जो कार्य है वस्तु के खींचने में लगाए गए बल और परिमाण स्वरूप उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल जो होता है वो जो विस्थापन की स्थिति में जो बल लग रहा है, बल इंटू विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, जो किया गया कार्य होता है वो। तो ये स्थिति आपको इसमें ध्यान में रखनी है। जैसे हम बात करते हैं, ये कोई समतल है और इसके ऊपर कोई गाड़ी है, उसको खींच रहे हैं इस दिशा में, ठीक है, किसी रस्सी के द्वारा। तो रस्सी के द्वारा खींच रहे हैं तो इसमें विस्थापन इधर हो रहा है और बल जो है वो इस दिशा में, ये अगली स्थिति होगी। अब इसमें देखो, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, और साथ साथ जो बल है ये बल भी उसी दिशा में लग रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो थीटा कोण बनता है वो शून्य होगा। तो W बराबर किया गया कार्य क्या होगा, Fs कोस थीटा। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। क्या प्राप्त होगा, W बराबर F इंटू एस हमें प्राप्त होता है। अब हम एक अन्य स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिशील हो। जब कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिशील हो, जब कोई गाड़ी एक समान वेग से गतिशील हो तो उस स्थिति में हम जो है वो कार्य की गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं, ये स्थिति है, ये गाड़ी है और ये तल है, ये F है और ये S विस्थापन इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। और इसके मध्य जो थीटा बनता है वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है।
अब जब 180 डिग्री बनता है तो कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। तो हम बोल सकते हैं कि W बराबर क्या होगा, F इंटू एस कोस 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं W बराबर -F इंटू एस। तो कार्य जो होगा, जो किया गया कार्य वो किस प्रकृति का होगा, ऋणात्मक प्रकृति का जो कार्य है वो प्राप्त होता है। किस प्रकृति का होगा, ऋणात्मक प्रकृति का कार्य प्राप्त होता है। तो यदि हम इस गाड़ी की गति की दिशा में विपरीत एक बल लगाएं, जैसे मान लो ये गाड़ी गति कर रही है, उस गाड़ी के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, तो ये बल की दिशा इस साइड में है और गाड़ी की गति की दिशा इस साइड में है। तो गाड़ी क्या होगी, कुछ समय के उपरांत जाकर अपने आप क्या होती है, एक जगह रुक जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि गाड़ी कुछ समय के पश्चात जाकर रुक जाती है और इस अवस्था में वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। तो देखना इसमें ये गाड़ी इस साइड में गति कर रही है, अब गाड़ी गति करी है तो विस्थापन की दिशा इस दिशा में है और गाड़ी के विपरीत दिशा में एक बल लगा रहे हैं, इसका मतलब गाड़ी को पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो गाड़ी कुछ समय के पश्चात रुक जाएगी, जाहिर सी बात है रुकेगी, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। अब इस स्थिति में बल और विस्थापन की दिशा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो उनके मध्य कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इनके मध्य यदि कोण 180 डिग्री का बनेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो हमने ये लिखा W बराबर F S कोस 180 और कोस 180 का मान कितना होता है, -1। तो W बराबर -F इंटू एस जो कार्य है वो प्राप्त होता है। ठीक है। इसी प्रकार जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर कार की गति को कम करता है या उसे रोकता है तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। जैसे मान लो कार के अंदर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी गति कर रही है, बल उसके ऊपर लगा रहा है, फिर अचानक से वो व्यक्ति क्या करता है, उस गाड़ी को रोकता है। अचानक से व्यक्ति उस गाड़ी को क्या करेगा, रोकेगा। तो रोकेगा तो वो विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो गाड़ी के विस्थापन और बल की दिशा विपरीत होगी। इसका मतलब गाड़ी कुछ समय के पश्चात स्वयं या स्वतः ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है। इस प्रकार जैसे मान लो, इसी प्रकार यदि हम एक उदाहरण के रूप में हम बात करें तो मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, इस m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है। जैसे हम बात करें कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान, माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, इस वस्तु को h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। ऊंचाई क्या है, h। जैसे मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इसको, ये पृथ्वी की सतह है और ये ऊंचाई है, तो बीच की दूरी h है, तो h ऊंचाई से इस वस्तु को गिराया जाता है, तो ऊंचाई यहाँ पे क्या है, h है। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g के कारण है। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, g। और इस पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण एक बल लगता है, इस बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जो लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है वो क्या होगा, गुरुत्वीय बल F बराबर द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखो ऊंचाई, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे कितना होगा, h होगा, जिसे ऊंचाई के रूप में भी हम लिखते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, तो बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, और जब बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है तो वस्तु
नीचे की ओर गिरेगी, और जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है इसका मतलब थीटा जो कोण बनेगा, देखो ये वस्तु है इधर नीचे की ओर गिरेगी, तो इन दोनों के मध्य दोनों स्थितियों में बनने वाला कोण का मान कितना होता है? 0 प्राप्त होता है। अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हम क्या लिख सकते हैं? अतः गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? mgh। क्या हो जाएगा? mgh। और ये जो फॉर्मूला है वो परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो पूछा भी जाता है। तो ये किया गया कार्य का सूत्र होता है W बराबर mgh। ठीक है। यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु की विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, एक स्थिति ये ध्यान रखनी है, यदि वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, तो जो बल लगता है लगने वाला वो यदि वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? किया गया कार्य हो। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो किया गया कार्य कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो ये स्थिति भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसे होगा? तो W बराबर क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। तो W बराबर एफ एस कोस 90 डिग्री। तो W बराबर एफ इंटू एस इंटू 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 जूल। तो जब विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत दिशा में है, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। जैसे सर के ऊपर क्या रख दिया? वज़न रख दिया, और हम गति कर रहे हैं और वज़न सर के ऊपर पड़ा है, तो बल की दिशा और गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? 0 होता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, जब वस्तु को समतल धरातल पर बिंदु A से B तक खींचते हैं, एक स्थिति है, इसके ऊपर हम ये विचार करते हैं। कोई वस्तु है, उस वस्तु को समतल धरातल पर, धरातल क्या है? समतल है, तो उसमें हम बात करते हैं कि जब किसी वस्तु को समतल धरातल पर बिंदु A से B तक खींचते हैं, कहाँ तक? A से B तक खींचते हैं, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि माना कोई वस्तु है, वो एक समतल धरातल पर बिंदु A पर रखी है, इस वस्तु को A से बिंदु B की तरफ खींचते हैं। ठीक है। तो गुरुत्वीय बल mg द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। तो उस स्थिति में गुरुत्वीय बल mg द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है। तो जब वस्तु को खींचा जाता है बिंदु A से B तक, तो उस स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो विस्थापन के लिए घर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। और तो कार्य 0 होगा। अतः विस्थापन के लिए घर्षण बल के
विपरीत कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये कोई समतल सतह है, ये वस्तु की ए स्थिति है और ये वस्तु की बी स्थिति है। ठीक है, अब इस वस्तु पर नीचे की ओर बल लगता है mg, नीचे की ओर बल लगता है mg। ठीक है, तो ये mg लग रहा है और यहाँ पे विस्थापन s उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि घर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य होता है, ये कार्य विस्थापन के लिए घर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा। तो हमें जब इसके ऊपर कार्य करें तो जो घर्षण बल है उस घर्षण बल के विपरीत यदि हम कार्य करेंगे तभी इसमें विस्थापन उत्पन्न हो सकता है। तो एक स्थिति ये है जो ये प्रदर्शित करती है कि घर्षण बल के विरुद्ध कार्य। तो ये स्थिति किसको प्रदर्शित करती है? घर्षण बल के विरुद्ध कार्य को। ठीक है, सेकंड स्थिति हम बात करते हैं वर्तुल गति की। वर्तुल गति, वर्तुल गति क्या होती है? जैसे मान लो कोई ये पिंड है और ये वर्तुल गति कर रहा है। ठीक, ये यहाँ से इस पिंड पे ऊपर बल लग रहा है और उस पे विस्थापन v उत्पन्न हो रहा है, वेग उसमें v उत्पन्न हो रहा है। तो वर्तुल गति में गतिमान वस्तु पर अभिकेंद्र बल अभिलंबवत लगता है। जो इसके ऊपर अभिकेंद्र बल लगेगा वर्तुल गति में, वो क्या होगा? अभिलंबवत होगा। क्या होगा? अभिलंबवत। वर्तुल गति में लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? गति के अभिलंबवत होगा। अतः अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अतः अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इस स्थिति में जो अभिकेंद्र बल लगता है तो उस अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट होगा, वो होगा कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक है वो क्या होता है? तो हमें पता है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल में कार्य को मापा रहता है। इसी प्रकार जो ऊर्जा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या प्राप्त होता है? जूल ही हमें ऊर्जा का मात्रक प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य का मात्रक। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यदि बल को न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में, तो देखो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। यदि बल है उसको न्यूटन में और विस्थापन को मीटर में लिखा जाए तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। और ये किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर या जूल। अब हमें क्वेश्चन आता है एक जूल की परिभाषा। तो एक जूल को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि एक न्यूटन के बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए। एक न्यूटन के बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो बताओ, तो किया गया कार्य तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है
वो आता है 1 जूल को परिभाषित किया जाए तो 1 न्यूटन के बल से यदि किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य कितना प्राप्त होता है? 1 जूल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लिख सकते हैं जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं? जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, यदि बल को डाइन में, अब देखना इसमें W बराबर F इंटू एस, ये तो है। यदि बल को इसको डाइन में और मीटर को किस में लिखा जाए? सेंटीमीटर में। ध्यान रखना, यदि बल को डाइन में और मीटर को सेंटीमीटर में लिखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ग कहते हैं। ध्यान रखना, बल को यदि डाइन में लिखें और मीटर को सेंटीमीटर में लिखें तो ये दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? अर्ग कहलाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना, 1 न्यूटन और 1 मीटर, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ध्यान रखना, 10 की घात 5 डाइन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये मान यहाँ पे हम रख दें तो कार्य बराबर 1 डाइन, 1 न्यूटन हमने लिया है तो उसकी जगह हम लेकर रख देंगे 10 की घात 5 डाइन इंटू 10 की घात 2 सेमी। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? अर्ग के बराबर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात 7 अर्ग। तो 10 की घात 7 अर्ग। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि 1 जूल जो होता है उसमें अर्ग कितने होते हैं। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितने होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने जो जाना वो कार्य के मात्रक अच्छे से जाने कि कार्य का मात्रक डाइन में कितना होता है, सॉरी जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं और कार्य का मात्रक जूल होता है तो ये कितने अर्ग के बराबर होते हैं। तो ये संबंध जो है ये पूछ लिया जाता है सामान्यतः। और हमने कुछ अन्य स्थितियाँ बताई जिसमें हमने ये जाना कि वस्तु को किस स्थिति में रखा जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट होगा उसमें हम एक अलग टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं।